हेलो एवरीवन दोस्तों, आज 28 अप्रैल 2026 है और डेली हम एमसीक्यूज़ करते हैं करंट अफेयर्स के। तो आज भी हम यहाँ पे 10 ऐसे टॉपिक पे एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे और ये टॉपिक द हिंदू में डायरेक्टली कवर किए जाते हैं। आप अगर फ्रंट पेज देखोगे इंडियन एक्सप्रेस का आज और द हिंदू का भी देखोगे तो आपको पहला टॉपिक मिलेगा कि भारत ने न्यूजीलैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। किसके साथ? न्यूजीलैंड के साथ। तो कभी भी ना वनडे एग्जाम में तो ये पूछा जाएगा कि रिसेंटली भारत ने किसके साथ कौन से एग्रीमेंट साइन किया, ये सारी चीज़ें पूछी जाएगी। लेकिन जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट होता है उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, खासतौर पे ऐसे एग्जाम जो बड़े लेवल के हैं। खासतौर पे अगर आप देखो सिविल सर्विसेज है, सीडीएस है, एनडीए है या यूपीपीसीएस है, यूपीएससी तो है ही, ऑब्वियस सी बात है। तो हमें ना पूरे कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करना चाहिए, ना कि सिर्फ एक न्यूज को, ना कि सिर्फ एक फैक्ट को। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर। क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब इस पर क्वेश्चन कैसे कैसे बनेगा, जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का पर्पस क्या होता है, दूसरा किन किन देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ना, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो भारत ने रिसेंटली जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, इसका पर्पस क्या है कि जो भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो व्यापार है, ठीक है, चाहे गुड्स का हो सर्विसेज का हो, उसमें क्या है ना, जो बैरियर आते हैं उनको कम करना, बैरियर को समाप्त करना। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे आपको याद रखनी है कि पर्पस क्या होता है, ऑब्वियस है। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो इसमें क्या किया जाएगा, जो टैरिफ 95% 95% तक जो टैरिफ है उनको ख़त्म कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। ठीक, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब इसमें डेयरी सेक्टर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से बहुत सारे मटेरियल भी इंक्लूड हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात अगर करो तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कवर करता है गुड्स को, सर्विसेज को, इन्वेस्टमेंट को, तीनों चीज़ों को कवर करता है। किसको? गुड्स को, सर्विसेज को और इन्वेस्टमेंट को। ये तीनों चीज़ें आसान हो जाती हैं। जैसे अगर आप देखो भारत ने आसियान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। किसके साथ? आसियान के साथ हमने साइन कर रखा है। हमने यूएई के साथ सेपा साइन किया, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एक्ट है। ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हमने ईसीटीए करके साइन कर रखा है। जापान के साथ हमने फर्स्ट साइन कर रखा है। यूके के साथ ऑलरेडी, और यूके है, फ्रांस है और यूएस है, इन तीनों के साथ ऑलरेडी हमारी बात यहाँ पे चल रही है। जिससे क्या है कि भारत का जो व्यापार ओवरऑल सभी के साथ बढ़ाया जा सके। अब अगर आप यहाँ पे देखो क्वेश्चन कि एफटीए का एम होता है एलिमिनेट करना, रिड्यूस करना टैरिफ बिटवीन पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज। एफटीए का पर्पज़ क्या होता है कि हम क्या करेंगे, जो टैरिफ है उसको कम करेंगे। ये पर्पज़ तो होगा ही, ऑब्वियस बात है। दूसरा है, एफटीए में हमेशा बिना किसी छूट के सभी सेक्टर शामिल किए जाते हैं। एफटीए ऑलवेज इंक्लूड ऑल सेक्टर विदाउट एक्सेप्शन। अब देखिए ऐसा नहीं होता, बहुत सारे सेंसिटिव सेक्टर जो हैं वो शामिल नहीं किए जाते। जैसे यहाँ पे मैंने आई थिंक डेयरी सेक्टर को इंक्लूड कर दिया, ऐसा नहीं है, डेयरी सेक्टर को एक्सक्लूड किया गया है। देखो जब हम न्यूजीलैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे थे ना, तो इशू क्या था कि न्यूजीलैंड डेयरी का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है ना, और दूसरा एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। तो अगर हम डेयरी को और एग्रीकल्चर को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देते, एक्सक्लूड नहीं करते, इसमें से हटाते नहीं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से, तो भारत के किसानों को बहुत ज़्यादा लॉस होता। तो हम क्या करते हैं, इसमें कुछ सेक्टर्स को एक्सक्लूड कर देते हैं। तो दूसरा जो स्टेटमेंट है ना, इनकरेक्ट हो जाएगा। इसमें कह रहा है किसी भी सेक्टर को एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता। इंक्लूड मतलब शामिल करना, एक्सक्लूड मतलब हटाना। तो हम डेयरी और सेक्टर है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसमें, और कुछ मेटल्स हैं उसमें हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में कम्प्लीटली उसके साथ, न्यूजीलैंड के साथ नहीं जाएंगे। ठीक है, लेकिन बहुत सारे सामान में यहाँ पे हम चले जाएंगे। तीसरा स्टेटमेंट है कि एफटीए कैन प्रमोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट ट्रेड फ्लो। एफटीए क्या करता है, विदेशी निवेश को, ट्रेड फ्लो को बढ़ावा देता है। ये भी बात यहाँ पे करेक्ट है कि जाहिर सी बात है कि एफटीए से विदेशी निवेश बढ़ेगा। चौथा, रूल ऑफ ओरिजिन आर इंपॉर्टेंट इन एफटीए टू प्रिवेंट मिसयूज। गलत इस्तेमाल रोकने के लिए एफटीए में ओरिजिन का नियम जरूरी होता है। अब देखो ओरिजिन का नियम क्या होता है, ओरिजिन का नियम मतलब क्या कि जो सामान कहाँ पे बना वो बात भी यहाँ पे पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात भी यहाँ पे करेक्ट है। तो 134 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो दूसरा है वो यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक और न्यूज़ क्या थी कि जो बिहार है, बिहार ने मैंडेट कर दिया, क्या मैंडेट कर दिया है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में वंदे मातरम। तो वंदे मातरम को मैंडेटरी कर दिया एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। जब दिन की शुरुआत होगी तो नेशनल सॉन्ग जो वंदे मातरम उसके साथ होगी, है ना। अब ये डायरेक्टिव जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने जारी किए हैं। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत तो पूरे साल चर्चा में रहा, उसके बारे में कुछ बातें जान लें। देखिए राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में फ़र्क आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। राष्ट्रगान या जिसे कहा जाता है नेशनल एंथम, वह क्या है, जनगण मन, जनगण मन अधिनायक जय है, ये राष्ट्रगान है। और राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। ठीक है, अब देखो राष्ट्रगान को बनाया था किसने, आर.एन. टैगोर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, और राष्ट्रीय गीत को बनाया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। अभी एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था
कि किस करेक्टर ने वंदे मातरम को गाया था आनंद मठ में, उस बुक में, क्योंकि जो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं उन्होंने जो वंदे मातरम गीत है आनंद मठ में लिखा था। आनंद मठ को सन्यासी विद्रोह के संबंध में भी जाना जाता है, सन्यासी विद्रोह जो हुआ था उसके संबंध में आनंद मठ, और उसी में आपको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का गीत मिलेगा वंदे मातरम, जिसे आई थिंक महेश ठाकुर, महेश ऐसे कुछ करके कैरेक्टर उसने उसको गाया था। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, दोनों का सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट है। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई कंपलसरी प्रोविज़न इसमें नहीं दिया है, लेकिन फंडामेंटल जो ड्यूटी है 51A(G), 51A(G) क्या कहती है कि जो भी हमारे नेशनल सिंबल्स होते हैं, राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय गीत, इनका हम क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे, ये तो बातें हो गई। अब डिबेट वगैरह तो बहुत सारा चलता रहता है इसमें, वो डिबेट में हमें नहीं जाना है, हमें बस जाना है इन सारी बातों को हमें यहाँ पे समझना था, हमने समझ लिया। अब हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट देखेंगे। पहला स्टेटमेंट है कि जो वंदे मातरम है वो नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गान है। अब ये स्टेटमेंट करेक्ट है इनकरेक्ट है आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, नेशनल एंथम थोड़ी है भाई, है ना, राष्ट्रीय गीत है, नेशनल सॉन्ग है, तो ये तो ऑप्शन यहाँ पे हट जाएगा, ये भी चला गया, ये भी चला गया। द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली मैंडेट सिंगिंग ऑफ द नेशनल सॉन्ग इन इंस्टीट्यूशन, संविधान ने साफ तौर पर संस्थाओं में राष्ट्रीय गीत गाने को जरूरी बताया। क्या ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है? नहीं है, कतई नहीं है। ठीक है, तीसरा, रिस्पेक्टिंग नेशनल सिंबल इज फंडामेंटल ड्यूटी अंडर द 51A(G). ठीक है, ये बात भी देखिए, कुछ चीज़ें मैं ना इन्फॉर्मेटिव में डालता हूँ, मतलब अगर मैं चाहता ना तो इसको वन लाइनर स्टेटमेंट बता देता, किस राज्य ने हाल में वंदे मातरम को मैंडेटरी किया है, और निकल जाता ये बता के कि मैंने करंट अफेयर करवा दिया। लेकिन क्या वो वास्तव में करंट अफेयर होता? नहीं होता। जब तक मैं पूरी न्यूज़ और उससे जुड़े हुए जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं बताता, तो उससे मैं जस्टिफाई नहीं समझता उस करंट अफेयर को। ठीक है, तो आपको कुछ मिलना चाहिए ना, वन लाइनर तो आप मैगजीन में ही पढ़ लोगे, स्पीडी पढ़ लोगे तो, लेकिन आपको क्या है, कुछ ज़्यादा नॉलेज मिलना चाहिए, ये मेरा पर्पज़ यहाँ पे है। आई होप कि आप सबको पसंद आता है, तो आप लाइक जरूर कर दिया करें वीडियो को, कमेंट किया करें, तो मुझे भी लगेगा ना कि आप लोग भी कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, आपके फ़ायदे का है। कुछ कमी लगे तो आप मुझे फीडबैक दिया करिए। ठीक है, तो देखिए तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चौथा, जनगण मन वाज रिटन बाय द रविंद्रनाथ टैगोर, जनगण मन को रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। तीसरा और चौथा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जनगण मन को लिखा गया था। चलिए आगे चलते हैं। आरबीआई ने अभी क्या किया है, आरबीआई ने टाइट किया है, क्या टाइट किया है, एनपीए क्लासिफिकेशन नाम को। एनपीए क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जिसे कहते हैं, वो उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। देखिए अब इस पर क्वेश्चन बना है, उसको जानने के पहले नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जानना जरूरी होता है। देखिए जब ए पर्सन है वो क्या करता है, बैंक से जाके लोन लेता है, बैंक से जाके क्या लेता है, लोन लेता है। ठीक है, लोन लिया, लोन लेने के बाद उसकी दो रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक तो क्या है, उसे किस्त देते रहना चाहिए, किस्त में मूलधन भी आता है और ब्याज भी आता है। अगर वो ये नहीं दे पाता 3 महीने तक, 90 दिन तक, तो उसे हम तीन एनपीए कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला है कौन सा, सब स्टैंडर्ड एसेट्स, सब स्टैंडर्ड एसेट्स उसे कहा जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं 12 महीने तक उस मनी को हम सब स्टैंडर्ड एसेट्स में रखते हैं, जो अब जिसकी ना किस्त प्राप्त हो रही है ना तो कोई ब्याज प्राप्त हो रहा है। दूसरा, फिर इसके बाद आता है डाउटफुल एसेट्स। डाउटफुल एसेट्स, इसमें हम क्या करते हैं, डाउटफुल जो एसेट्स होता है उसमें हम क्या करें, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो 12 माह से 3 वर्ष के अंतर्गत आई थिंक जो डाउटफुल एसेट्स में आता है, उसके बाद इसको लॉस एसेट्स में कंसीडर कर दिया जाता है। ये एनपीए क्लासिफिकेशन है। रिसेंट में क्या प्रोविजन हुआ है, रिसेंट में अभी ये नॉर्म्स रिवाइज हुए हैं कि जो एनपीए है ना, तो अप्रैल 1 2027 से क्या हुआ, अगर कोई एक बार ओवर है, एक कोई उधार जिसने पैसा लिया है उसका पैसा एक लोन एनपीए में बदल जाता है, तो सारे लोन को एनपीए में कंसीडर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेप अभी लिया गया कि इसके द्वारा आरबीआई के द्वारा ये गाइडलाइन जारी की गई है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब एनपीओ के संबंध में बहुत सारे सरकार ने इनिशिएटिव लिए थे, जो इकोनॉमी में मैंने बताया भी है ना। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है एनपीए का और इसमें क्या क्या गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए, 5/24 स्कीम क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं इस पर एक सेपरेट लेक्चर बना दूंगा। स्टेटमेंट देखते हैं कि जो ए लोन इज क्लासीफाइड एज ए एनपीए इफ़ इट रिमेन ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज, 90 दिनों से ज़्यादा समय तक बकाया रहता है तो उसे एनपीए माना जाता है अगर कोई लोन। दूसरा, आरबीआई रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग बैंकिंग सेक्टर नॉर्म्स इन इंडिया। आरबीआई बैंकिंग सेक्टर के नियमों को रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बेसल नॉर्म्स आर रिलेटेड टू द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। देखिए बेसल नॉर्म क्या है, पूरे विश्व की जो बैंकिंग व्यवस्था है
उसमें किस तरह की कितना रिस्क बैंक को लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके लिए बेसल नॉर्म्स को बनाया गया है। बेसल नॉर्म्स किसने बनाया है? तो इसे बनाया किसने? BCBS ने बनाया है। BCBS। BCBS क्या है? बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन है ना। वो क्या करते हैं? इंटरनेशनल जो बैंकिंग स्टैंडर्ड है उसको इशू करता है। वो बताता है कि भाई इतने कैपिटल आपको रखना चाहिए, रिस्क में इतना पैसा रखना चाहिए, इस तरह के बफर आपको कंजर्वेशन बफर बनाने चाहिए, ये सब बातें करता है बेसल नॉर्म्स। तो तीन बेसल नॉर्म्स यहाँ पे जारी हो चुके हैं, 3 टाइप के आ चुके हैं, ठीक है। तो ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो बेसल नॉर्म RBI बैंकिंग सेक्टर रेगुलेट करने के लिए जिम्मेदार है। तो बेसल नॉर्म एनवायरनमेंट नहीं बल्कि बैंकिंग सेक्टर के संबंध में है, तो ये बात यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगी। चौथा, हायर NPA वीकेन द बैंकिंग सिस्टम। अगर NPA ज़्यादा है तो बैंकिंग सिस्टम को कमज़ोर कर देता है। अब बताइए, NPA ज़्यादा तो बैंकिंग सेक्टर, ये तो बात करेक्ट है यहाँ पे, है ना। तो इसमें क्या होना चाहिए? इसमें करेक्ट होना चाहिए क्या? 1 2 4, 1 2 4, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे जाते हैं। अगला टॉपिक किसके बारे में है? बिग कैट कंजर्वेशन के बारे में है। अब बिग कैट कंजर्वेशन को लेके इंडियन एक्सप्रेस में क्या न्यूज़ थी? इंडिया होस्ट करने वाला है, भारत क्या होस्ट करेगा? इंटरनेशनल समिट ऑन कैट कंजर्वेशन। देखिए कैट 2 टाइप की होती है, पहली बिग कैट है ना, दूसरी स्मॉल कैट। तो जो आपके घर में घूमती रहती है वो स्मॉल कैट में आती है, मालाबार सिवेट स्मॉल कैट में आती है। लेकिन जो बिग कैट होती है उसमें आती हैं बेसिकली 7 टाइप की कैट है ना, वो मैं आपको भी बताता हूँ, ठीक है, कौन कौन सी। तो इन दुनिया में क्या हो रहा था कि जो कैट स्पीसीज थे, टाइगर है, लेपर्ड है, ये सारे बहुत कम इनकी संख्या हुई जा रही थी। तो इंटरनेशनली एक समिट होता है और एक अलायंस बनता है जिससे क्या कहा जाता है? IBCA कहा जाता है। IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ठीक है। ये एक इनिशिएटिव था, है ना, जहाँ पे दिल्ली डिक्लेरेशन के माध्यम से इसको अडॉप्ट किया गया था। इसका पर्पज़ क्या था? कि हैबिटेट कंजर्व करेंगे जो कैट स्पीसीज है, इंटरनेशनल कोऑपरेट करेंगे, पोचिंग वगैरह को रोकेंगे, ये पर्पज़ था। अब बिग कैट में कवर किस किस को किया गया था? तो आप यहाँ पे ये चीज़ याद रखिए, टाइगर को कवर किया गया था, टाइगर के अलावा लायन को कवर किया गया था, लायन के अलावा अगर लेपर्ड को कवर किया गया था जिसे तेंदुआ कहा जाता है, स्नो लेपर्ड को कवर किया गया, स्नो लेपर्ड को कवर किया गया, इसके अलावा चीता को कवर किया गया, चीता को कवर किया गया, प्यूमा को कवर किया गया जबकि भारत में नहीं पाया जाता, और किसको कवर किया? जगुआर को, जगुआर भारत में नहीं पाया जाता, ठीक है। तो 7 टाइप की जो कैट है, बिग कैट पाई जाती, इनको क्या किया गया था? जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के द्वारा कवर किया गया था। अब 7 के संबंध में जो IBCA लॉन्च किया गया, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, उसको कब लॉन्च किया गया? तो इसको लॉन्च किया 2023 में, ठीक है ना। और अगर 95 से ज़्यादा देश इसमें शामिल हैं, ठीक है। पर्पज आपको पता है। अब मैं आपको बता देता हूँ इनकी सबकी IUCN स्टेटस क्या है। जो टाइगर है इसका IUCN स्टेटस है इंडेंजर्ड, आप यहाँ पे लिख लीजिए सभी का। लायन है उसका स्टेटस है दुनिया में वल्नरेबल, ठीक है ना, वल्नरेबल लायन का है। लेपर्ड है, इसका भी स्टेटस क्या है? वल्नरेबल है, ठीक है। और स्नो लेपर्ड, इसका भी स्टेटस आपको क्या मिलेगा? वल्नरेबल है, सुभेद्र मिलेगा। तो इंडेंजर्ड हो गया टाइगर का, लायन का वल्नरेबल, लेपर्ड का वल्नरेबल, स्नो लेपर्ड का भी वल्नरेबल। अब आता है बात चीता की, तो चीता का स्टेटस भी वल्नरेबल है किसमें? IUCN में, ठीक है ना। प्यूमा का है नियर थ्रेटन, और जगुआर का है लीस्ट कंसर्न। तो किसी भी कैट स्पीसीज का, ये सोर्स भी मैं आपको बता दूं, विजन IAS का सोर्स है जिसमें ये सारी कैटेगरी के स्टेटस यहाँ पे मैंने लिख लिया था उस नोट से, ठीक है। तो मुझे याद तो नहीं, तो ऑब्वियस है सभी। तो क्रिटिकल जो इंडेंजर्ड किसी का भी नहीं है, अगर आप इस चीज़ को याद रखिएगा। इंडेंजर्ड खाली टाइगर का है, इसलिए टाइगर के प्रोटेक्शन में ज़्यादा फोकस किया, तो बाकी सबका मोस्टली वल्नरेबल ही है, ठीक है। भारत ने इसको लेके आपको पता है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 1973 में हमने प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की, और दुनिया का 70% जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो कहाँ पे पाई जाती है? भारत में पाई जाती है। अब देखो मैंने आपको बताया जगुआर और प्यूमा भारत में नहीं पाए जाते। तो जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है भारत में, WPA एक्ट 1972 है, उसमें इन दोनों को किसी भी शेड्यूल में नहीं रखा गया। बाकी जितने भी स्पीसीज हैं 5, उनको शेड्यूल 1 में रखा गया है, ठीक है। अब देखिए, ये तो मैंने आपको पूरी कहानी बता दी। अब इन ऑप्शन क्या क्या है क्वेश्चन में? द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस वाज लॉन्च्ड बाय इंडिया। बिग कैट अलायंस की शुरुआत भारत में की गई थी। बिग कैट आर फाउंड ओनली इन एशिया एंड अफ्रीका। क्या बिग कैट सिर्फ एशिया और अफ्रीका में पाए जाते हैं? ये बात यहाँ पे इनकरेक्ट है। देखिए अमेरिका में ही पाए जाते हैं। अमेरिका में जो जगुआर है ना, लिख लीजिए आप, जगुआर और जो प्यूमा है ना, वो अमेरिका में आपको देखने को मिलेगा, अमेरिका में ज़्यादातर देखने को मिलेगा। अब तीसरा, प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च इन 1973, ये बात करेक्ट है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरुआत की गई थी। स्नो लेपर्ड क्लासिफाइड क्रिटिकली इंडेंजर्ड। क्या स्नो लेपर्ड क्रिटिकली इंडेंजर्ड है? नहीं, वल्नरेबल है। तो 1-3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे के सारे गलत हो जाएंगे, ठीक है। चलें आगे बढ़ें।
अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है इंडिया अचीव किया है माइलस्टोन न्यूक्लियर प्रोग्राम विथ किसकी मदद से, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की मदद से। ठीक है, PIB न्यूज़ थी। न्यूज़ ये थी कि इंडिया ने क्या अचीव किया है, एक मेजर माइलस्टोन इंडिया ने अचीव किया है। किस चीज़ में, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के लिए। ठीक है, अब अगर हम बात करें ये किसके साथ हुआ है, तो इंडिया क्या करे, इंडिया सेकंड कंट्री बन गया रसिया के बाद जो क्या करेगा, ऑपरेट करेगा कॉमर्शियल स्केल पर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। देखो ये पूरी कहानी बड़ी बड़ी बातें मैं आपको बता देता हूँ क्या है। देखिए भारत का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है जिसको होमी जहांगीर भाभा ने शुरू किया, तो उनका पर्पज़ क्या था कि भाई भारत दो चीज़ें, एक तो पहला न्यूक्लियर से क्या एनर्जी बना लेगा, बाकी डिफेंस के लिए भी हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी रहेगी। तो हमने क्या किया, 3 स्टेज की शुरुआत की न्यूक्लियर एनर्जी की, स्टेज 3 टोटल। तो पहला स्टेज में हमने क्या किया, प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर को हमने यूज़ किया और हमने इसमें यूरेनियम यूज किया। ठीक है, दूसरे स्टेज में हमने क्या किया, स्टेज 2 में उसमें हमने फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यूज़ किया, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, और उसमें हमने प्लूटोनियम जो ऑयल था, मतलब कि फ्यूल था, वो यूज़ किया, फ्यूल कह रहा हूँ जो भी। थर्ड स्टेज में हमने क्या यूज़ किया, तो थर्ड स्टेज में हमने क्या किया, थोरियम बेस्ड रिएक्टर बनाए, थोरियम बेस्ड रिएक्टर बनाए, क्योंकि भारत के पास प्लूटोनियम की कमी थी, भारत के पास यूरेनियम की भी कमी थी, थोरियम हमारे पास बहुत सारा था। तो हमने क्या किया, कोशिश की थोरियम बेस्ड रिएक्टर बनाते हैं थर्ड स्टेज में। ठीक है, लेकिन जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होते हैं सेकंड स्टेज के, वो प्रोड्यूस किए जाते हैं, ज़्यादा फिशाइल मटेरियल होते हैं। अब इसमें प्लूटोनियम को फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है और सोडियम को कूलेंट के रूप में। ठीक है ना, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। कल हमने एक स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर के बारे में भी देखा था कि स्मॉल मॉड्यूल जो रिएक्टर हैं वो लो कॉस्ट में बनते हैं, इनको ज़्यादा बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो ये बात अभी यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि फास्ट जो इंडिया ने अभी नया माइलस्टोन अचीव कर लिया है FBR की कैटेगरी में, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, प्रोग्रेस करेगा सेकंड स्टेज के जो भारत का प्रोग्राम है ना FBR, इसको और बेहतर करेगा। ठीक है ना, गवर्नमेंट आल्सो प्लान कर रही है कि जो स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर हैं वो बहुत सारे हम बनाएं 2033 तक। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं कि द सेकंड स्टेज ऑफ इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम इन्वॉल्व फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। सेकंड स्टेज में हम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को यूज़ करते हैं। मैंने आपको बताया फर्स्ट स्टेज में प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर, सेकंड स्टेज में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का यूज़ करते हैं। तो ये बात यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्रोड्यूस करता है मोर फ्यूल देन दे कंज्यूम। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जितना फ्यूल इस्तेमाल करते हैं उससे ज़्यादा फ्यूल बनाते हैं। ठीक है, ये आपको बताना है करेक्ट है इनकरेक्ट है। तीसरा, भारत में यूरेनियम का बहुत बड़ा भंडार लेकिन थोरियम की कमी, ये बात यहाँ पे गलत है। भारत में थोरियम का बहुत बड़ा भंडार है, यूरेनियम की कमी है भारत में। ठीक है, तीसरा ऑप्शन एलिमिनेट। स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर आर लार्ज स्केल न्यूक्लियर पावर प्लांट। छोटे मॉड्यूल रिएक्टर बड़े पैमाने पर न्यूक्लियर पावर प्लांट है। देखिए बड़े पैमाने पर स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर नहीं है, वो तो प्रेशराइज है वाटर रिएक्टर है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, ये हैं। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा, 1 2 ही यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए यहाँ तक हमने यहाँ पर देख लिया, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लीफ स्पॉट डिसीज़ के बारे में। ठीक है, तो सुपारी के बागानों में लीफ स्पॉट जो डिसीज आया है सुपारी के संबंध में, किसका संबंध है, सुपारी की, किसानों के लिए बड़ी चिंता बना। कर्नाटक में 2 प्रमुख सरकारी संस्थाएं हैं, उन्होंने किसानों को इस रोग का मैनेजमेंट करने के लिए कई गाइडलाइन देना शुरू कर दिया है। ठीक है, अब ये क्या करती है, फफूंद जो फंगस होती है, बैक्टीरिया होता है, या अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लीफ स्पॉट के नाम से उन्हें जाना जाता है, ये पौधों को होते हैं रोग। ठीक है, अब ये पत्तियों पर हमला करते हैं। ठीक है, और स्थापित होने के बाद पूरे पत्ती में पूरे उसमें बढ़ते जाते हैं और बाद में क्या करते हैं, पूरी फसल को ख़राब कर देते हैं। अब इसके बारे में स्टेटमेंट है कि इट इज़ कॉज ओनली बाय द फंगल पैथोजन। क्या ये सिर्फ फंगल पैथोजन की वजह से होते हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है। स्टेटमेंट इसका करेक्ट है इनकरेक्ट है। दूसरा, यह पौधों में फोटोसिंथेसिस को कम करता है। तीसरा, ह्यूमिड एंड वेट कंडीशन फेवर होती है इसके फैलने में, जो ह्यूमिड कंडीशन होती है और वेट कंडीशन होती है वो इसके फेवर करती है इसको फैलने में। तो तीसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है। चौथा, यह सिर्फ ट्रॉपिकल इलाकों तक सीमित होता है, अदर रीजन में ये नहीं होता। इन चारों के बारे में आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अगर हम बात करें कि जो छठा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3। पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि लीफ स्पॉट केवल फंगस में नहीं बल्कि बैक्टीरिया अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी होता है। और जो चौथा है ना कि ये पूरे विश्व में पाया जाता है, ऐसा नहीं सिर्फ ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन क्या, जैसे ये इक्वेटर है, इसका 23 डिग्री इधर 23 डिग्री इधर, सिर्फ यही नहीं पाया जाता, अलग अलग रीजन में लीफ स्पॉट डिसीज आपको देखने को मिलेगा। चलिए
अगली न्यूज़ किसके बारे में थी? कावासाकी डिसीज़ के बारे में थी, कावासाकी बीमारी के संबंध में थी। अब कावासाकी बीमारी के संबंध में क्या न्यूज़ थी कि हाल में एक स्टडी में पाया गया जो कावासाकी रोग है उसके उपचार में प्रेडनिसोलोन जोड़ने के 1 महीने बाद भी जो कोरोनरी जो हमारी वेसल होती है, धमनी होती है, उसके घावों में कमी नहीं हुई। तो ये रोग कैसे? एक रेयर डिसीज है जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, रक्त वाहिकाएँ होती हैं, उसमें सूजन हो जाता है और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे में ये रोग होता है। किसमें? 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे में ये रोग होता है। पहली बार 1967 में जापान में यह रोग हुआ था। इसका कारण तो नहीं पता है ना, लेकिन ये लेट जो सर्दी होती है या स्टार्टिंग का जो स्प्रिंग सीजन होता है, बसंत में, यह देखा जाता है। ठीक है, अब देखिए स्टेटमेंट इस पे है कि इट इज़ मेनली अफेक्टेड चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर एट। ये बात यहाँ पे करेक्ट है कि 5 साल के छोटे बच्चों को होता है। यह फैलने वाली वायरल बीमारी है। अब ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है नहीं। ये देखिए, ये संक्रामक बीमारी नहीं है ना। ये कोरोनरी धमनी को प्रभावित करती है। ये संक्रामक नहीं है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर हो जाती है। तो जो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। तीसरा, एक मुख्य रूप से कोरोनरी आर्टरी को प्रभावित करती है। बात यहाँ पे करेक्ट है, कोरोनरी धमनी को प्रभावित करता है। अगला जो क्वेश्चन है टॉपिक है किसके बारे में? त्रिशूर पूरम को ले हुए। त्रिशूर पूरम आतिशबाजी दुर्घटना के बावजूद हजारों लोग वडक्कुनाथ मंदिर में इस उत्सव को देखने पहुंचे हैं, जो अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। अब ये केरल के एक बहुत बड़ा मंदिर महोत्सव है। कहाँ का है? केरला का मंदिर महोत्सव है त्रिशूर जिले में। इसे वडक्कुनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और लगभग 200 साल पुराना है। इसे शुरू किया था राजा रवि वर्मा ने। केरला के जो राजा थे, राजा रवि वर्मा ने इसको, जो पेंटर भी थे। ठीक है ना। अब इसमें हाथी का जुलूस निकलता है, कोडामट्टम मतलब छत्र बदलने की प्रोसेस भी होती है, पंच प्रदक्षिणा होती है। तो ये सारी प्रोसेस इसमें होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी एक घटना घटी, उसके बावजूद बहुत सारे लोग अभी इस इवेंट पे पहुँचे। स्टेटमेंट है कि इट इज सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु। तमिलनाडु नहीं बल्कि केरल में मनाया जाता है। पहला ही ऑप्शन हट जाएगा, सारे हट जाएंगे, वो 2, 3 आ जाएगा इसका। इसकी शुरुआत सक्कत थप्पुरन ने की थी, ये बात करेक्ट है। और कुडुमपट्टू हाथियों का जुलूस भी होता है, ये भी बात यहाँ पे करेक्ट है। कुडुमपट्टू और हाथियों का जुलूस भी होता है इसमें, ये बात यहाँ पे करेक्ट है। कुडुमपट्टू मतलब क्या होता है? छत्र को बदलना, छतरी को बदलना। ठीक है, अगले टॉपिक है INS कल्पेनी के बारे में कि भारतीय नौसेना का INS कल्पेनी जो है मालदीव के जो अड्डू एटॉल है उसमें पहुंच कर भारत और मालदीव के बीच जो संबंध उनको मजबूत करेगा। इसको कमीशन किया गया था 14 अक्टूबर सन 2000 को और ये कोच्चि में स्थित है। ठीक है ना। कोस्टल रीजन के सर्विलेंस के लिए यहाँ पे ये ध्यान रखता है। ठीक है, मशीन गन वगैरह इसमें इनबिल्ड है। तेज हमला पोत से कहा जाता है। इट इज़ सबमरीन यूज बाय डीप वॉरफेयर। क्या ये सबमरीन है? भाई सबमरीन तो नहीं है ना, है ना, सबमरीन नहीं है बल्कि हमला करने वाला सतही पोत है, ऊपर चलने वाला पोत है। कार निकोबार क्लास के जहाज़ों का हिस्सा, ये बात तो करेक्ट है। तीसरा, इट्स रोल इंक्लूड कोस्टल सर्विलेंस एंड एंटी स्मगलिंग ऑपरेशन। इसका काम में कोस्टल सर्विलेंस और एंटी स्मगलिंग ऑपरेशन शामिल है। दूसरा तीसरा तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, पहला इनकरेक्ट। ठीक है, पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है। हालांकि जितना मैं बताता हूँ उतना मैं लिख नहीं पाता, लिखूंगा तो 20 पेज की नोट्स बन जाएगी आपकी, है ना, वो मैं नहीं चाहता कि हो। ठीक है, तो आज के डिस्कशन फिलहाल इतना ही। कैसा लगा आप ज़रूर